अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले है इंक्वायरी, फिर है ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना, ये होते हैं प्रोसीजर्स जो आपको ऑडिट एविडेंस लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप जिनके जरिए एविडेंस को कलेक्ट करते हैं ना, उनको ऑडिट प्रोसीजर्स कहते हैं। अब इनमें सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है किसी से इंफॉर्मेशन लेना, किसी से कहना कि भाई इसकी ये यहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। अब वो किससे इंफॉर्मेशन लेंगे? इंफॉर्मेशन उस बंदे से ली जाती है जिसके पास इंफॉर्मेशन जो है पहले की हो। अगर किसी बंदे के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन क्या देगा? तो इंक्वायरी उस बंदे से की जाती है, वो चाहे फर्म के अंदर हो या फर्म के बाहर हो, जो नॉलेजेबल है, जिसके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है, उससे जो है आप जो है इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, ये जो इंक्वायरी होता है ना, ये खाली जो है ना इतना मजबूत ऑडिट एविडेंस नहीं है। इसके साथ साथ आपको जो है ना और एविडेंसेस भी जो है ना वो कलेक्ट करने पड़ते हैं। अब इंक्वायरी जो है ना, वो इंटेग्रिटी पे बहुत डिपेंड कर रही होती है। अगर एक बंदे के पास मालूमात है लेकिन वो आपको झूठी मालूमात फराहम कर दे, वो आपके झूठ बोल जाए, तो आपकी जो इंक्वायरी तो वो सारी गलत हो गई, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इंक्वायरी का। तो इंटेग्रिटी पे, उसकी ऑनेस्टी पे जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। अब इंक्वायरी की एग्जांपल्स क्या हैं? इंक्वायरी की एग्जांपल ये हैं कि आप जो है कंपनी से पूछते हैं, मैनेजमेंट से, कि हाँ भाई इसके खिलाफ जो कोई लीगल केस तो नहीं लगा हुआ। ये इंक्वायरी आप कर रहे हैं उनसे, किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी पेमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सारी इंक्वायरी में आती है। दूसरा प्रोसेस जो है वो है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन होता है कि आप खुद जो है ना खुद ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई किस तरह काम हो रहा है। आप एक जगह पे खड़े हो गए जैसे, तो आप जो है ना उन बंदों को देख रहे हैं कि बंदे किस तरह काम कर रहे हैं। ये आया कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये सारा कुछ जो है आप ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। ऑब्जर्वेशन जब भी आप कर लेते हैं ना, तो दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि हमें जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो उस वक्त जो है वो काम ठीक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं ना, हो सकता है अगर वो काम खराब कर रहे हो तो वो जो है आपके जाने के फौरन बाद जो है ना वो काम खराब करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की जो है ये लिमिटेशन है। अब ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल कौन कौन सी है? आप जो है जब भी कोई वेजेस देते हैं लोगों को, उसको जब आप ऑब्जर्व करने लग जाए तो वो ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल में आ जाता है। फिर उसके बाद जो है कैश, आपको कैश रिसीव कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कैश रिसीव कर रही है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी है सारी जो एग्जांपल है ऑब्जर्वेशन की। अब ऑब्जर्वेशन भी जो है वो खाली जो है उतनी तरह मजबूत एविडेंस नहीं होता। इसके साथ भी जो है आपको और एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं अपने एविडेंस को मजबूत करने के लिए। अब थर्ड वन क्या है? थर्ड वन जो है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, जिस तरह आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, इंस्पेक्शन भी इस तरह ही है कि आपने चीज़ों को जो है ना प्रॉपर्ली चेक करना है, आपने इन्वाइसेस को चेक करना है, आपने देखना है कि काम किस तरह हो रहा है, आपने जो है डॉक्यूमेंटेड काम को जो है ना आपने इसमें चेक करना होता है। ठीक है, इसमें जिस तरह इन्वेस्टिगेशन में तो आप लोगों से इंक्वायर कर रहे होते हैं ना कि हाँ भाई कैसे हुआ, ये हुआ। लेकिन जो इंस्पेक्शन होती है ना, वो मेनली जो होती है ना, वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ों की होती है इंस्पेक्शन। आप उसमें देखते हैं कि इसका ओनर कौन है, ये कहाँ से कहाँ गई चीज़, फिर कहाँ कहाँ से जो है इन्वेंट्री आपके कंपनी में ही है। ये सब कुछ जो है ना वो इंस्पेक्शन में होता है। ठीक है, आप परचेज इनवॉइसेस की इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो आप इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन कर लेते हैं। ये सब कुछ इंस्पेक्शन में आता है। अब जो फोर्थ है वो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है? आप कंपनी से बाहर लोगों से जो है ना, कंपनी के बाहर लोगों से, आप उनसे जो है जिनका कंपनी से लेना देना है, लेकिन वो कंपनी के अंदर नहीं होते, बाहर मौजूद होते हैं, आप उनसे किसी भी किस्म की डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देते हैं रिटर्न फॉर्म में, उसको जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? जब भी आपने डेटर्स और क्रेडिटर्स जो हैं उनके बारे में मालूमात लेनी होती हैं कि कितने कंपनी के हैं ये, तो आप कंपनी के जो है पेपर्स तो चेक कर रहे होते हैं कि वहाँ पे उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करते हैं कि डेटर्स क्रेडिटर्स कितने हैं। लेकिन आप एक लेटर लिखते हैं और जितने भी वो डेटर्स क्रेडिटर्स मौजूद है ना जो कंपनी के पेपर्स में है, आप उन सारों को जो है ना लेटर जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं, आप उनको भेज देते हैं। अब वो जो है कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ भाई हमारा इतना बैलेंस रह गया। अगर वो उतना बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ना वो गलत है, उसको जो है वो फिर आपको ठीक करना पड़ता है। इसी तरह जो है बैंक्स को आप भेजते हैं, लॉयर्स को भेजते हैं, बैंक से आप पूछते हैं कि हाँ भाई इतने अकाउंट मौजूद है वहाँ पे। अगर बैंक कहते हैं कि इतने अकाउंट मौजूद नहीं है, तो ये जो है वो ये होता है कि आपकी कंपनी ने जो है ना आपके साथ जो है ना वो फ्रॉड किया हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है अपने पेपर्स में, तो आपको जो है उनको ठीक करना होता है। इस तरह जो है ये ऑडिट हो रहा होता है। अब रीकैलकुलेशन क्या होती है? रीकैलकुलेशन जो है जैसे ये इसके नाम से ज़ाहिर है कि रीकैलकुलेट करना। पहले कैलकुलेशन वही होती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, ठीक है। लेकिन आप जब जाते हैं ना, आपको किसी चीज़ में लगता है ना कि हाँ भाई ये इतना कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना जो इसका सम है या फिर जो है इसका जो मल्टीप्लाई है,
ये जो है ना थोड़ा गलत लग रहा है, ये ज़्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। आप उसको सैंपल बेस पे जो है ना उसको रीकैलकुलेट करते हैं, जिस तरह आपको आईएफआरएस में बताया हुआ ना, आप उसको जो है रीकैलकुलेट करते हैं। रीकैलकुलेशन से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इन्होंने जो है मैथमेटिकली सारा कुछ ठीक किया हुआ कि नहीं किया हुआ। ये आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, ये जो है आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी परचेज इनवॉइसेज हैं, कोई भी किसी भी किस्म की इनवॉइसेज हैं, आप उनको रिकैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई आपके क्रेडिटर्स डेटर्स बैलेंस में हैं, उनको आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कोई बोनस पे किया डायरेक्टर्स को, उनको आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है रिकैलकुलेशन में आता है। री परफॉर्मेंस क्या होता है? अच्छा, रिकैलकुलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि आप जो है ना रिकैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल चीज़ों को। अब री परफॉर्मेंस में जो है ना आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर ही दोबारा परफॉर्म कर देना है। जब मैनेजमेंट ने प्रोसीजर परफॉर्म किया था ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फिर बनाए थे उनसे प्रोसीजर प्रोसीजर परफॉर्म करके, आप क्या करते हैं, आप पूरा का पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। आपको जिस चीज़ में कोई घपला लग रहा था ना, आप उस चीज़ का पूरा परफॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि मैनेजमेंट ने प्रोसीजर सही परफॉर्म किया हुआ था। तो ये रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस में जो है फ़र्क है। रिकैलकुलेशन में क्या होता है, उसमें आप में प्रोसीजर परफॉर्म हुआ होता है ऑलरेडी, आपने सिर्फ जो है वैल्यूज़ को ऐड या माइनस करना होता है। इसमें रीपरफॉर्मेंस में पूरा का पूरा प्रोसीजर न्यूली परफॉर्म्ड होता है और फिर उसके बाद जो आंसर आते हैं ना, उनको जो है आप ऐड या माइनस करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ भाई इन्होंने ठीक किया था कि नहीं किया था। अब इनके बात है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में ना आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है ना इवेल्युएट करना होता है। अब इवेल्युएशन किस तरह की जाती है? दो तरीक़ों से की जाती है। एक कंपैरिजन के ज़रिए, एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स के ज़रिए। अब कंपैरिजन किस तरह होता है? कंपैरिजन इस तरह होता है कि आपके जो है ना इस दफ़ा जो इनकम और एक्सपेंस हुए ना, आपने देखना होता है पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा कितने इनकम और एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है। अगर मोस्ट प्रोबेबली आपने कोई भी चीज़ न्यूली परफॉर्म नहीं की ना, यानी कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाया, तो आपके इनकम और एक्सपेंस जो है ना वो सेम ही होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। लेकिन अगर वो इनकम एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, तो वो जो है ना ये आपके एनालिटिकल प्रोसीजर में पता चलता है कि वो क्यों बढ़े हैं और क्यों कम हुए हैं। अगर कोई घपला हुआ, कोई फ्रॉड हुआ, तो वहाँ पे पकड़ा जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। इसका प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स का ये होता है कि आपने जो है ना, अगर जब आप इनको वेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने उनको एम्प्लॉयज़ को, तो आपको जो है ना उसके मुताबिक करना पड़ता है, प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। आप जो है ये चेक कर चुके होते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ हैं और इसकी जो है ना इतनी पेमेंट बनती है, इतनी वेजेस बनती हैं। लेकिन अगर वो वेजेस हैं वो ज़्यादा हो गई हैं या कम हो गई हैं, तो आपको ये पता लगाना होता है कि क्यों ज़्यादा हो गई हैं, क्यों कम हो गई हैं, कि इतना तो बनता ही बनता था। तो ये सारा कुछ जो है ना ये इसमें आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। ठीक है जी। आज आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।